हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार साक्य दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में हम लेकर आए हैं, चाहे सभी प्रकार के छात्रों के लिए, सभी प्रकार का तात्पर्य ये है कि 9th क्लास के स्टूडेंट हों, चाहे आपके 10th क्लास के स्टूडेंट हों, चाहे फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट हों, चाहे आपके 12th क्लास के स्टूडेंट हो, उन सभी छात्रों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम रिएक्शन कैसे करते हैं। सूत्र, सबसे पहले हम सूत्र को प्रिपेयर करना सीखेंगे, किस प्रकार से हम सूत्रों को निर्धारित करते हैं। उसके लिए हमने आपको ये लिख दिए धनायन के सूत्र, नाम और उनकी संयोजकता। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिए, अगर इनको सूत्रों को आपने याद कर लिया, तो इनकी सहायता से आप बड़े बड़े कंपाउंड कैसे बना सकते हैं और उन बड़े बड़े कंपाउंड के सहायता से बड़ी बड़ी रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे अगर इस ट्रिक से आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी छात्र नोट करेंगे, धनायन, ये के लिखा है, कार नहीं है, धनायन के, धनायन के सूत्र आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। धनायन के सूत्र और नाम और उनकी संयोजकता। तो धनायन कौन कौन से होते हैं? वैसे तो बहुत सारे धनायन होते हैं, लेकिन जिन धनायनों का आपकी रिएक्शन में 12th क्लास में धनायनों को बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं 12th के अकॉर्डिंग धनायनों को लिख दिया। वैसे 9th में इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 9th में थोड़े से कम है और 10th में भी कम है, लेकिन हमने 12th के अकॉर्डिंग लिखा है। तो आप 12th के अगर अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपको 9th भी क्लियर होगा, कहने का अर्थ है। तो देखिए, इसलिए मैंने लिखा है धनायन के सूत्र। आपका धनायन, बहुत सारे धनायन किसे कहते हैं? बे तत्व के परमाणु जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस माने धन चार्ज होता है, उसको धनायन कहते हैं। ठीक है, तो इस पर Na पर एक प्लस धनायन होता है। तो ये याद रखेंगे, याद कर लेंगे, इसे नोट कर लो सभी लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो कम समय में जल्दी लिख जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा। ऐसे वीडियो को चलाते रहोगे तो वीडियो में आपका डाटा भी जाता है और समय भी जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिखा हुआ आपका पूरा लिख के आ जाया करे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए, आराम से देख लो, लिखा हुआ है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, चलिए मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। Na+ को कहते हैं सोडियम, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। इसके ऊपर जितना चार्ज लिखा है वही उसकी संयोजकता है। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। इसकी संयोजकता 1 है, क्योंकि इसके ऊपर 1+ लिखा है। ऐसी Li की संयोजकता क्या है? 1। इसको कहते हैं लिथियम। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छात्र जो नए हैं, जिन्होंने केमिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं सीखा, उन छात्रों को थोड़ी सी प्रॉब्लम और आ रही होगी कि सर हम इनको नाम को याद कैसे करेंगे। अगर हमने, चलो मान लो आपने लिख भी लिया, तो सर हमें कैसे याद करेंगे? चलिए हम एक बेहद तरीके से आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। जैसे Na पर 1+ क्यों आया, ये आपको कारण बताने जा रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ये ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ। एक आपको बता दे रहा हूँ थोड़े से माध्यम में आपको, जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, Na पर 1+ क्यों आया? आपको पता होना चाहिए Na जो होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। परमाणु क्रमांक होता है 11। इस 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्रमबद्ध व्यवस्था, जब इलेक्ट्रॉनों को आप क्रमबद्ध रख देंगे, उस व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब कहोगे सर इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे क्रमबद्ध होता है? तो देखिए, बोर बरी, ये वैज्ञानिक हुए आपके केमिस्ट्री में, उन्होंने एक नियम दिया, उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों को बिठाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन ही व्यवस्थित कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं व्यवस्थित कर सकते। कारण क्या है? क्योंकि पहली जो क्लास है वो छोटी होती है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी क्लास को थोड़ा बड़ा बनाया, दूसरी क्लास में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ऐसी तीसरी क्लास में
8 आ सकते हैं, 8 से लेकर 18 तक आ सकते हैं। इस तरह से ये धीरे धीरे आगे क्रम चलता रहा, डॉट डॉट, और ये प्रक्रिया जारी रही। लेकिन चूंकि 8 से 18 एकदम फिक्स नहीं है कि कितने इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएं, इसलिए ये नियम आगे चल के इस नियम को फेल हो गया। फिर इसके बाद, इस नियम के बाद ऑफबाउ और आधुनिक वैज्ञानिक आ गए, उन्होंने ऑफबाउ नियम दिया। ऑफबाउ नियम क्या है? ऑफबाउ नियम ये है कि इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस रूप में लिखा जाता है। सबसे पहले 1s लिखा जाता है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद 2s 2p लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 3s 3p लिखा जाता है, 3d लिखा जाता है। ऐसे ये आपका ऑफबाउ नियम है। तो इसमें s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आपको पता है, जिसको नहीं पता है, जो नए छात्र हैं वो आप लोग याद कर लें। देखिए अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, मैं फिर भी यहाँ समझा दे रहा हूँ। s अगर कहीं लिखा आता है तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। अब 2 ही क्यों हो सकते हैं? क्योंकि s के अंदर s सबसेल होता है, s सबसेल के अंदर एक बॉक्स होता है। सभी लोग सीखें, इस बॉक्स को कक्षक के नाम से जाना जाता है। तो इस बॉक्स में विपरीत चक्रण के अर्थात अपोजिट स्पिन के केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। एक ऊपर रह सकता है और एक नीचे रह सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसलिए इसके ऊपर हम ये 2 वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर देते हैं, ऐसे 2। ऐसे ही हम बात करते हैं p ऑर्बिट, p सबसेल की। p सबसेल को हिंदी में p उपकोष कहते हैं। p उपकोष में बेटा p में 3 कक्षक होते हैं, 3 कमरे होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। और अभी बताया नियम ये है, प्रत्येक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं विपरीत चक्रण के, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब आप सोच रहे होंगे सर एक ऊपर नीचे क्यों लिखा जाता है? ये चैप्टर नंबर 2 जब आपको कराएंगे फर्स्ट ईयर क्लास में, तब आप सीख लेना ये ऊपर नीचे क्यों होता है। वैसे कारण ये है कि ये दोनों ऊपर नीचे क्यों नहीं, एक ही लाइन में, एक ही दिशा में क्यों नहीं हो सकते? कारण क्या है? क्योंकि इन दोनों का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। चार्ज दोनों पर सेम होता है। ये इलेक्ट्रॉन है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, उधर वाला इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर समान चार्ज हैं, इधर भी प्लस उधर भी प्लस, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि दूर भगाएंगे। और ये दोनों पर समान चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। जब दूर भगाएंगे तो वो आपस में सीधे नहीं आ सकते, उल्टे होके आ जाएंगे ऐसे। अब इसका मतलब इसकी जो चार्ज था वो थोड़ी दूरी पर आ गया और इसका चार्ज थोड़ी दूरी पर आ गया। ऐसे विपरीत अपोजिट व्यवस्थित हो जाते हैं। किसकी वजह से? समान चार्ज की वजह से, ठीक है। अपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों उल्टे एक दूसरे के विपरीत क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 इसमें 2 इसमें 2, 6 इलेक्ट्रॉन। तो p के ऊपर 6 लिखा जाता है। ऐसे ही d में आपके 5, ऐसे ही 5 कक्षक होते हैं। इस टाइप से 5 बॉक्स होते हैं, 5। इन 5 में पहले एक बॉक्स में कितने भरते हैं आपको बता चुके हैं। एक बॉक्स में 2, 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 इस तरह टोटल मिलकर 10 भरते हैं। इसलिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। इसी प्रकार एफ में 14 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, ठीक है। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ईयर क्लास में भी है और ये 9th क्लास में भी है। एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। इसको ऑफबाउ नियम के नाम से जानते हैं। तो आपने सीख लिया, क्या सीख लिया? एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन देख लिए, एस में आपने इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख लिया। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते, तो हमने 2 लिख दिए। पी में एस, फिर आ गया एस, एस में कितने हो सकते हैं? 2, ऐसे लिख दिया। एस के ऊपर लिखना है, 2 के ऊपर, ये तो संख्या है। ये 2 जो प्रदर्शित कर रहा है ये नंबर प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे स्थान पर लिखा हुआ। देखो पहले स्थान पर एस लिखा है, ये देखो ये दूसरे स्थान पर 8 लिखा है, तो दूसरे स्थान। अब दूसरे स्थान पर 8 कब होगा? जब एस में भी 2 हो जाए और पी में भी 6 हो जाए। देखिए कॉमा कितनी दूर लगा है, कॉमा यहाँ लगा फिर यहाँ लगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक ही कोर्स है, एक ही क्लास है, एक ही कक्षा है। तो ये 6 और 2 8, देखिए 8 लिख गए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करते हैं। इसी प्रकार ऐसे ही चलता जाता है। एस में 2, पी में 6, डी में 10, इतने जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 10 और 6 16, 2 18। तो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, 18 से कम भी आ सकते हैं, ठीक है, 12 आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 2 आ सकते हैं क्योंकि इसमें जगह है, ये बड़ा कोर्स है तो इसमें जगह है। 18 लड़के तक यहाँ बॉयज़ को मान लो थोड़ी देर के लिए, ये ब्रेंच मान लो, पहली ब्रेंच पर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, दूसरी ब्रेंच पर 8 स्टूडेंट बैठ सकते हैं क्योंकि दूसरी ब्रेंच बड़ी है, तीसरी ब्रेंच सबसे बड़ी है, उस पर 18 तक इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। समझ में आया? समझ में ये आया कि नहीं आया? तो ये नियम होता है, उसी नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब 11 को 11 है, अब 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना है। तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करें? 11 स्टूडेंटों का आपके स्कूल में एडमिशन हुआ है, तो सबसे पहले आपको पहली क्लास में कितने स्टूडेंटों को बैठाना पड़ेगा? 2, क्योंकि पहले से 2 से ज़्यादा बैठते नहीं, तो आप 11 में से 2 को बैठा दिया। अब बाहर कितने खड़े रह गए? आपके 9 खड़े रह गए। 9 में आपको दूसरी ब्रेंच कितनी बड़ी होती है? दूसरी ब्रेंच बड़ी होती है, 8 स्टूडेंट तक बैठ सकते हैं, तो दूसरी ब्रेंच पे आप 8 बैठा देंगे। समझ गए बेटा? तो पहली ब्रेंच पर 2, दूसरी ब्रेंच पर आपने 8 बैठा दिए। अब कितने बाहर खड़े रह गए? आपका 11 में से 2 बैठा दिए, 11 में से 8 बैठा दिए, टोटल आपने 10 बैठा दिए, 1 बचा रह गया। उस 1 को कहाँ लास्ट में? अब इसमें हम 1 बचा रहे, 9 तो कर सकते थे, लेकिन 9 की जगह नहीं है। आप लोग सोच रहे सर हमें यहाँ 9 लिख दें, लेकिन 9 की जगह कहाँ है? 9 की केवल 8 की तो जगह है, इसलिए अगली क्लास में अगली पीछे वाली बेंच पर वो बच्चा चला जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ करता है। तो 281 ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ गया होगा छात्रों को? बहुत आसान है, कोई रटने वाली बात नहीं है, सीखने वाली बात है, सीखो। तो जिसके अंतिम कोष में आउटर मोस्ट सेल, इसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, जिसके आउटर मोस्ट सेल में अर्थात अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो, ये देखिए 4 से कम है इसके अंतिम कोष में, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो धनायन बनाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन दान करता है। धनायन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। आपकी भाषा में भी भैया धनी किसे कहते हैं? जो दान करे। धनी व्यक्ति कौन होता है? जो पैसे का दान करे, जो खूब पैसे को बांटे, वो धनी है, और जो ना बांटे वो ऋणी है, वो उल्टा ले तो ऋणी कहते हैं। तो ये दान करते हैं, तो ये दान करने वाला इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। तो 4 से कम अगर अंतिम कोष में है तो वो दान ही करेगा। ये सभी लोग एकदम अपने मन में बिठा लो, अगर अंतिम कोष में 4 से कम होंगे तो वो दान ही करेगा। क्यों करेगा? कारण है दान करने का, क्योंकि प्रत्येक तत्व को अपने अंतिम कोष को स्थायी बनाना होता है। क्या बनाना होता है? स्टेबल। हर एक तत्व अपने अंतिम कोष को स्टेबल बनाना चाहता है, मजबूत बनाना चाहता है, जिससे कि कोई बाहर का एंट्री उस पर ना कर सके, बाहर का कोई व्यक्ति एंट्री ना कर सके, अर्थात मैं अक्रिय हो जाऊं, मुझे कार्य ना करना पड़े, क्रियाशीलता, मुझे कोई कार्य ना करने पड़े, ऐसा कार्य करने के लिए प्रयास करता है। जैसे आप भी धन कमाते हो तो इसलिए धन कमा के इकट्ठा इसलिए कर लेते हो कि बाद में बुढ़ापे पर आपको काम न करना पड़े, अक्रिय हो जाओ आप कहने का, उसी लिए कमाते हो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा। उसी प्रकार ये भी होता है। तो ये अपना काम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कहता है। और स्थायित्व किस पर होता है? या तो उसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्थायी हो जाएगा उसका कोष, या उसके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो वो स्थायी हो जाएगा। ये 2 कंडीशन है। या उसके अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जो मैंने बोरवरी नियम बताया था, उसी बोरवरी नियम के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन उसके अंतिम कोष में हो जाते हैं तो वो स्थायी हो जाता है। बोरवरी नियम में मैंने आपको बताया था, अभी फिर दोबारा से लिख देता हूँ। बोरवरी नियम बताया था, पहले 2 लिखते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 18, है ना, इस तरह से फिर 32 लिखते हैं। उसी प्रकार अगर चौथी क्लास में, ये चौथी क्लास है, देखो 1 2 3 4, अगर चौथी क्लास में किसी भी तरह उसके चौथी क्लास में 32 के 32 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो स्थायी विन्यास हो जाएगा, अर्थात अक्रिय हो जाएगा। या फिर ये हटा दो, या फिर उसके अंतिम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तीसरी कक्षा में, सुनिए 1 2 3, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएं तब भी चलेगा, तीसरी कक्षा में 8 भी हो जाए या 18, सही है बेटा। ऐसी चौथी कक्षा में 32 हो जाएं,
या 18 हो जाएं या 8 हो जाएं तो भी वो स्थायी होगा। ये नियम है बेटा। 32 पे भी स्थायी होता है, 18 पे भी स्थायी होता है, 8 पे भी स्थायी होता है। ठीक है, 32 पे ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। 18 पे थोड़ा कम स्टेबल होगा, 8 पे थोड़ा सा और कम स्टेबल होगा, बस इतना फर्क है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी पूर्ण कोष, जब पूर्ण कोष भर जाते हैं तब स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। तो पूर्ण कोष भरने की वजह से स्टेबिलिटी होती है। तो समझ में आ गया। पूर्ण कोष का मतलब, कोष माने ऐसे मानो खजाना, जब उसे पूरा खजाना मिल जाता है तो वो अक्रिय हो जाता है, फिर क्रिया नहीं करता। तो इसी प्रकार इस तीसरी कक्षा में 8 हो या 18 हो तो भी वो विन्यास स्थायी माना जाएगा। ऐसे ही दूसरी कक्षा में भी 8 हो तो भी विन्यास, इसमें 18 नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा में 18 कभी नहीं हो सकते, 8 ही हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में 8 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में 8 भी हो सकते हैं और 18 भी। चौथी कक्षा में 8 नहीं हो सकते, वो 8 हो सकते। चौथी कक्षा में भी 8 हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं और 32 हो सकते हैं। लेकिन इस तीसरी कक्षा में 32 नहीं हो सकते, ये नियम है, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी के अंतिम कोष में हो जाते हैं तो विन्यास स्थायी माना जाता है, वो अक्रिय हो जाता है। और लेकिन अगर पहली क्लास में आ जाते हैं तो पहली क्लास में आपके 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएं, 8 की ज़रूरत नहीं, 8 होंगे ही नहीं इसमें। पहली क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो भी उसका अष्टक पूरा माना जाता है। इसको कहते हैं द्विअष्टक। तो 2 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रक्रिया द्विअष्टक कहलाती है, 8 इलेक्ट्रॉन पाने की प्रक्रिया अष्टक कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर किसी के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो अष्टक नियम, और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो द्विअष्टक नियम। तो आपके बात समझ में आ गई। तो ये अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाना चाहता है। देखिए, अपना विन्यास स्थायी करेगा। ये तो विन्यास स्थायी है क्योंकि इसमें 8 हैं पूरे, इसका विन्यास स्थायी, ये भी 2 पूरे हैं, कंप्लीट है, क्योंकि पहली क्लास में 2 फुल हैं और दूसरी क्लास में 8 से ज़्यादा नहीं है तो 8 फुल हैं। इसमें 18 तक हो सकते हैं तो ये अफुल है, अपूर्ण है कोष। इसलिए इसको पूर्ण बनाने के लिए मैंने बताया, स्थायी बनाने के लिए या तो 8 हो जाएं या फिर 18 हो जाएं। 32 नहीं हो सकते, तीसरी क्लास में 32 नहीं हो सकते, अभी बताया था आपको। 32 कारण है, वो भी हम बता देंगे अगर पूछोगे तो ये समय 1 है। अब बताइए 8 बनाना है तो 8 बनाने के लिए कितने और चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसे। अब ऐसे मान के चलिए, एक पाला में, ये पाला खींच दी हमने, एक पाला में 1 व्यक्ति, एक पाला में 7 व्यक्ति, सही है। और कबड्डी हो रही है दोनों में, और दोनों के साइज बराबर हैं, द्रव्यमान बराबर है, हर एक का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर है। अर्थात इसमें 7 लोगों की 7 गुनी ताकत, इसमें 1 गुनी ताकत। बताइए कौन जीतेगा? 7 वाला जीत जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिंच जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर खिंच जाएगा तो इस पर हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा 1 इधर हो जाएगा, तो यहाँ खाली हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 8। तो ये 8 जो दूसरा व्यक्ति आया था पड़ोसी, ठीक है, वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लेकर आया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जीत कर चला जाएगा। इसका मतलब ये हट जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये कोष तो चलो खाली हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पिछला कोष तो 8 माना जाएगा। तो इसलिए पिछला कोष, अब ये कोष समाप्त हो गया, खाली हो जाता तो खंडहर बन जाता मकान, अर्थात बिल्कुल पूरी तरह से वो कोष खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब नष्ट हो जाएगा तो अंतिम कोष, अब बताइए कौन सा कहलाएगा? अब अंतिम कोष 8 वाला कहलाएगा। ठीक है, अंतिम माने पिछला कोष ये। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसलिए ये विन्यास स्थायी है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया तो चला जाने पर ये धनी कहलाएगा, क्योंकि दे दिया इसने। अब चाहे पड़ोसी वाले ने उसको मार के उससे ले लिया हो, चाहे उसने प्यार से उसको दे दिया हो, मतलब देना तो उसको पड़ा, देने वाले को धनी कहते। कितना दे दिया? 1 दे दिया, इस पर 1 प्लस आ जाएगा, इसीलिए सोडियम पर 1 प्लस आ जाता है। आगे बात समझ में? 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 1 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दान किया? क्योंकि विन्यास स्थायी प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो Na+ है वो Na की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल होता है। सुनिए सभी लोग, Na मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपका Na+ है, सोडियम है, वो सोडियम प्लस की अपेक्षा कम स्टेबल होगा। ये कम स्टेबल है, इसमें कम ताकत है और इसमें ज़्यादा ताकत है। क्यों? क्योंकि इसका विन्यास स्थायी हो चुका है।
आपके समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके साथ हर पल रहेंगे सिखाने के लिए। तो बात समझ में आ गई। आपका Na+ ज़्यादा स्टेबल होगा Na के अपेक्षा, क्योंकि Na में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो स्थायी विन्यास है नहीं। स्थायी विन्यास है उसके अंतिम कोष में 8 आ जाएं, बस उसके अंतिम कोष में 8 आएंगे तभी वो स्थायी होगा, वरना स्थायी नहीं होगा। तो ये स्थायी है। ऐसे ही आपका K+ एक बार और देख लो, एक बार एक उदाहरण और ले लेते हैं। चलो K+ की जगह हम कोई बड़ा सा उदाहरण ले लेते हैं। चलो Ca का ले लेते हैं, कैल्शियम का। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक याद करने पड़ेंगे सभी लोगों को, और संकेत याद करने पड़ेंगे। बस इतना तो बेटा याद करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ, थोड़ा बहुत तो कुछ याद करना। अब ऐसा कैसे हो सकता है बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ेगा, आपका हो जाए केमिस्ट्री, तो थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। अब 20 को इलेक्ट्रॉन आपके 20 यहाँ बैठाने का क्रम क्या है? सबसे पहले आप कितना बैठाओगे? 2 बैठाओगे। उसके पीछे कितना बैठाओगे? पिछली ब्रांच पर 8 बैठाओगे। उससे पिछली ब्रांच पर कितना बैठाओगे? 8 बैठाओगे। कितने बैठाओगे? 8। अब आप सोच रहे होगे सर 8 बैठाएंगे, सुनिए। अब कहोगे सर इसमें तो 18 तक की जगह होती है। सही बात है, 18 तो 18 लिख दो। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को 2, 8, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं टोटल। तो इसलिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आपके बचे हुए हो गए 8, 2 8 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हो गए। 10 हुए, समझ में आया? लेकिन मैंने बताया हर एक तत्व को अपने अंतिम कोष में या तो 2 करने या तो 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं या फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन करने होते हैं। मेन पॉइंट है अष्टक नियम करना होता है। 18 तो बाद की बात है, 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं, ऐसे मान के चलो, उसी को अष्टक नियम कहा जाता। तो ये अगर मैंने 10 लिख दिए तो क्या इसका अष्टक पूरा हो जाएगा? नहीं। या तो इसके अंतिम कोष में 18 आना चाहिए तो अष्टक पूरा होगा, या फिर इसके अंतिम कोष में 8 आ जाए तो पूरा होगा। तो 8 आ सकते हैं जल्दी, और 18 लेने के लिए 8 को और लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है नहीं यार? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए इसको लिखने का तरीका है, ये होता है 8,2 ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए आबबाऊ नियम में भी 2 8 8,2 लिखा जाता है, मतलब 2 इसमें एक्स्ट्रा है। तो इसलिए ये 4 से कम है संख्या, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन का ही दान कर पाएगी। भाइयों और बहनों, एकदम पूरी तरह से समझ में आ रहा है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए तो इस पर 2+ आ जाएगा। तो देखिए NCA पर 2+ आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी हम इनको निकाल सकते हैं आसानी से। या फिर जो छात्र इलेक्ट्रॉन विन्यास करना नहीं जानते, कोई बात नहीं, अगर सीखना चाहो तो परमाणु क्रमांक याद कर लेना, और हमने आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे कराया उसको सीखना चाहो तो सीख लेना। और नहीं सीखना चाहते हो, काम चल जाए, तो आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम पर कितना आवेश होता है? 1+। आवर्त सारणी में इसको सोडियम कहा जाता है, इसको पोटेशियम कहते हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको बेरियम कहते हैं, इसको एल्युमिनियम कहते हैं, इसको जिंक कहते हैं, इसको सिल्वर इसको चांदी, ये सिल्वर चांदी है बेटा। चांदी का जो देखिए 1+ है तो इसकी संयोजकता 1 हो गई। ये Au3+ है, इसको गोल्ड कहते हैं, इसी को ऑरिक कहते हैं, इस 3 आ गई। Fe2+। अब यहाँ देखो समस्या आ सकती है, सुनिए। अब कहोगे सर इसके तो 2 हैं, तो देखिए जिसके ऊपर कम प्लस हो उसको बोलते हैं अस। उसमें क्या जुड़ेगा? अस जुड़ेगा। तो देखिए इसका नाम है फेरस। और जिसके ऊपर ज़्यादा प्लस है, अर्थात जिसकी संयोजकता ज़्यादा है, उसमें जुड़ेगा इक जुड़ेगा। क्या नाम है? फेरिक। आ गया समझ में? ये फेरस और ये फेरिक। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें 1+ है Cu के ऊपर, तो इसका नाम 1+ है और इस पर 2+ है। तो ज़्यादा वाले पर इक जुड़ेगा, कम वाले पर अस जुड़ेगा, तो नाम होगा Q। देखो Cu मतलब Q+। इसमें भी Cu मतलब Cu को Q बोलते हैं, तो क्यूप्रिक। समझ गए बेटा? Cu को क्यूबिक। जैसे अगर घन को इंग्लिश में लिखें तो क्या लिखेंगे? घन को तो आप लिखेंगे क्यूब, CUBE, क्यूब लिखते हो, ऐसी क्यू है। आगे समझे? क्यूब, तो क्यूप्रिक। समझ में आ रहा? इसको 2 लिखेंगे, इसकी संयोजकता 2।
इसको कॉपर भी कहते हैं। जिसकी बड़ी वैलेंसी होती है उसको आवर्त सारणी में जो नाम दिया जाता है उसी नाम से लिखते हैं। आवर्त सारणी में Cu को कॉपर कहते हैं, तो कॉपर भी लिख सकते हैं। बड़ी वैलेंसी, इसको कॉपर नहीं लिख सकते, समझना, इसको क्यूप्रस ही लिखेंगे, और लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कॉपर लिखते हैं। ऐसी इसमें स्टेनस, क्योंकि इसमें 2+ इसमें 4+ है, याद करने पड़ेंगे बेटा, तो ये रटने पड़ेंगे, याद कर लो। Sn पर 2+, तो इसका नाम स्टेनस, इसका नाम स्टेनिक। Hg+, इसको मर्क्यूरस 1, इसको मर्क्यूरिक 2। और सुनिए, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मैं लिखने जा रहा हूँ। इस मर्क्यूरस को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे Hg2 ऊपर 2+, नीचे 2 लगा दिया, ऊपर 2+ कर दिया, एक ही बात है। देखो कैसे, नीचे 2 से ऊपर 2 काटो तो एक ही तो बचेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2+, 2 से काटो, 2 1 2 कट जाएगा, 1+ बचेगा, इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, कैसे, Cu2 लिख दिया, Cu2 ऊपर आपका 2+, ऐसे लिख सकते हो, समझे बेटा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इसको ये 4+ लिखे, इसका नाम 2+ है तो प्लेटिनस अस आ गया, ये 4+ तो इक आ गया तो प्लेटिनिक आ गया। इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इकट्ठा कर दो, ऐसे 4+, ऐसे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, तो इसको नोट कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। ये हो गया आपके धनायन, तो ये वाला और ये वाले धनायन के नाम है। उधर मैंने ऋणायन के नाम लिख दिए। देखो ऋणायन के नाम क्या है, OH-, OH- को कहते हैं हाइड्रोक्साइड, Cl- को कहते हैं क्लोराइड। अब सुनो बेटा, सभी लोग सुनो, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। जो तत्व निगेटिव हो, मतलब जिन तत्वों के ऊपर ऋण चार्ज हो, ऋण चार्ज का मतलब वो लेने वाला है, तो इसीलिए देने वाला है, ये दे रहा है, तो इसको कहते हैं धातु। क्या कहते हैं, धातु। और जो धातुएं होती हैं वो क्षार बनाती हैं, इसके मतलब ये सदैव क्षार बनाएंगे। धातु मतलब देने वाला, उसको कहते हैं अधातु। आ जाओ धर जाओ, अधातु। अधातु माने लेने वाला, नाम से पता लग रहा, आजा। अधातु माने धर जा, तो आ जाओ धर जाओ, आ जाओ धर जाओ मतलब लेने वाला। अधातु माने लेने वाला, तो ये लेने वाले होते हैं, इसलिए इनको अधातु कहते हैं, समझो बेटा। तो ये हमेशा अधातु प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमेशा धात्विक प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये हमेशा क्षार बनाएंगे और ये हमेशा अम्ल बनाएंगे, अम्ल का रूप बनाएंगे, सही है बेटा। अगर ये किसी के साथ जुड़ेंगे, H के साथ जुड़ जाएं तो ये अम्ल बनाएंगे, तो अम्लीय प्रॉपर्टीज के होते हैं, ये क्षारीय प्रॉपर्टीज के होते हैं, समझ में आया। लेकिन ऐसा मत बोलना इनको क्षार कहेंगे, क्षार नहीं बोलेंगे, ये क्षारीय प्रकृति के होंगे और वो अम्लीय प्रकृति के होंगे, समझ में आया। तो इनकी ये देखिए प्लस है, तो इसकी ये क्षार का है, तो क्षार को अम्लीयता, इसका मतलब ये संयोजकता है, इसको अम्लीयता के नाम से ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हमें हमें सूत्र बनाना भी सिखाना है, तो सूत्र कैसे बनते हैं वो भी सीखेंगे जल्दी से, फटाफट। 2-3 हम मिटाल दिए, अब आपको सूत्र बनाना सिखा देते हैं, इससे ही काम चल जाएगा। तो एक चीज़ और आपको समझे, तो आपको OH ऊपर एक नेगेटिव याद करना पड़ेगा, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, क्लोराइड बोलते हैं। देखिए अब मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिनको अकेला लिखा जाता है, मैंने अभी बताया था, जिन तत्वों को अकेली फॉर्म में लिखते हैं, आवर्त सारणी में सिंगल होगा, उसके पीछे आइड जुड़ता, क्या जुड़ता, आइड, ये जुड़ जाता है, आइड जुड़ेगा। देखिए जैसे Br, आवर्त सारणी में Br अकेला एलिमेंट है, Br के साथ कोई O तो जुड़ा नहीं, ना S कोई दूसरा तत्व तो जुड़ा नहीं है, अकेला है, तो अकेला को है तो इसको ब्रोमीन कहते हैं। तो वैसे ब्रोमीन होता है तो इसका पीछे वाला ईन हटके आइड जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ब्रोमाइड। ऐसे ही आई को आवर्त सारणी में आयोडीन कहते हैं, इसका भी पीछे वाला डीन हट जाएगा और आइड इसमें जुड़ जाएगा, तो नाम होगा आयोडाइड। ऐसे इसको आवर्त सारणी में फ्लोरीन कहते हैं, ऐसे इस फ्लोरीन में से पीछे वाला ईन हट जाएगा और इसमें आइड जुड़ जाएगा, फ्लोराइड। तो आप लोग देख रहे हो, एक बहुत अच्छी ट्रिक देख रहे हो, आपको अब याद भी नहीं करना, इनके नाम भी याद नहीं करने। देखिए O लिखा तो ऑक्साइड, F लिखा तो फ्लोराइड,
आई लिखा था आयोडाइड, Br लिखा था ब्रोमाइड, Cl लिखा था क्लोराइड, OH लिखा था हाइड्रो, O भी आ रहा है, हा भी आ रहा, O भी आ रहा, तो हाइड्रोक्साइड, हा को H कहते हैं ना, H माने हा, तो हाइड्रोक्साइड ऐसे याद कर सकते हो। सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड, समझ गए। अब आप सोच रहे सर इसकी भी आप ट्रिक बता दी, इस पर एक दो दो माइनस एक एक माइनस कैसे आएगा, चलो इसको भी सीख लो एक बार जल्दी। इलेक्ट्रॉन विन्यास से ही होता है। चलिए मैं नाइट्रोजन का ले लेते हैं या फास्फोरस का ले लेते हैं, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। 15 इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, फिर 8, अंत में 5। देखिए अंत में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और मैंने बताया अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं किसी के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने 8 बनाने के लिए, 8 को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3। तो इसलिए 3 ले लिए, 3 उसने ले लिए, तो 3 लेने वाला रेडी होता है, तो 3 ले लिए, 3 ऋण आ जाएंगे, इसलिए पी पर 3 ऋण आ गया। सही है बेटा। या फिर अगर ऐसे लेना पीना नहीं समझ में आता तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा तरीका एक और सबसे शॉर्ट ट्रिक है, अगर अंत में 4 से ज़्यादा आ जाएं तो इसको 8 में से घटा दे, 8 घटा देना हमेशा, तो कितना बचेगा, 5 में से -8 गया तो -3 बचा, तो इसलिए -3। ऐसे ही सल्फर का, सल्फर 2 आगे, सल्फर का कितना होगा 16, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2, 8, 6। ये ट्रिक है, देखो 6 है अंत में 6 आएगा, 5 है तो अंत में 5 आएगा, ये ट्रिक है। ऐसे 11 था, सोडियम का 11 था, सोडियम 11, तो इसके अंत में कितना आया था 1, ऐसे 1 आया, 4 से कम है तो प्लस आएगा, ये ट्रिक है। सही है बेटा। और 4 से ज़्यादा है तो प्लस, देखिए 6, 4 से ज़्यादा तो प्लस 6 होनी चाहिए, हाँ 6 भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको माइनस में लिखा जाता है क्योंकि ये अधातु है। प्लस 6 भी सही है इसकी अंत में 6 लिखा है तो 6 भी सही है, ऐसी बात नहीं है 6 नहीं है, 6 कम मात्रा में पाई जाती है, 6 संयोजकता है वो कम मात्रा में मिलेगी, -2 संयोजकता ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो प्लस 6 भी सही है लेकिन कम मात्रा में, -2 ज़्यादा सही है, क्यों, क्योंकि ये 4 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें से हम 8 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए इसके ऊपर -2 आया, देखिए लिखा -2, आ गया समझ में। हाँ ऐसे करेंगे, कोई सा भी कर सकते हैं, 9 का लिख लो F का, या Br का लिख लो ब्रोमीन या क्लोरीन का। ठीक है, अब ये एक ही परिवार के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये एक ही परिवार के, तो इनके परमाणु क्रमांक की जरूरत है ही नहीं, किसी एक का पता होना चाहिए, Cl का पता होना चाहिए, ये एक ही परिवार है, यहाँ से यहाँ तक ये परिवार है वो एक ही है, इसलिए किसी एक का पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक, किसी एक का, चलो F का पता हो या Cl का पता हो, Cl का तो रट लो 17 होता है, एक का अगर पता हो तो दूसरे के ऊपर भी माइनस आएगा, तीसरे ऊपर माइनस, चौथे सेम है। परिवार का मतलब एक, अगर परिवार एक है तो खून एक है, खून एक है तो चार्ज एक है, चार्ज है तो सभी पर समान आवेश होगा, तो इसका मतलब 17 का 2, 8, 7, देखिए 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है तो इसको 7 को हम क्या कर दें, 8 में से घटा दें तो क्या बचेगा, -1, तो इसलिए इसके ऊपर -1 आ जाएगा, तो इसे देखिए -1 लिखा। ठीक है, माइनस, आप चाहो तो ऐसे लिख दो माइनस, या आप चाहो तो ऐसे -1 करके लिख सकते हो, तो ये -1। अगर इसके ऊपर एक माइनस आ गया तो परिवार इसी का है, ये सूत्र है, फूटा कुल्लड़ बारात आई एटा, ऐसे सूत्र है, तो इसलिए आप ये एक ही परिवार के हैं, इसलिए इस पर भी माइनस आएगा, इस पर भी, इसके परमाणु क्रमांक की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और हमने आपको एक ब्रह्मास्त्र का सूत्र और डाला है केमिस्ट्री में, ब्रह्मास्त्र, जिसके द्वारा हम इन आयनों के ऊपर आवेश कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम आपको सिखा चुके तो छात्र ध्यान दें, अब मैंने आपको इनके ऊपर आवेश बता दिया, सभी के ऊपर आवेश बता दिया, अब इसके 2 अगर एक साथ जुड़े हों तो इनके ऊपर आवेश कैसे आएगा, 2 एक साथ जुड़े हैं और तो उनके ऊपर चार्ज कैसे आएगा, ये हमने आपको ब्रह्मास्त्र में सिखा दिया कैसे आता है माइनस चार्ज। ठीक है, ये आप उसमें देख लेना, फिर ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। ये इसके ऊपर S के साथ O क्यों 4 आ गए, 3 क्यों नहीं आए, 5 क्यों नहीं आए, और 5 आ गए तो उस पर 2 माइनस क्यों आ गए। देखिए ये देखो SO4, ये भी देखो PO4, ये देखो सेम होने के बावजूद भी सेम है
सेम होने के बावजूद भी इस पर आवेश 2 माइनस है, इस पर चार्ज 3 माइनस है। ऐसा क्यों हो गया? ये ब्रह्मास्त्र वाले फॉर्मूले में हमने सिखाया है। और ब्रह्मास्त्र आप हमारा वाला ब्रह्मास्त्र कहाँ मिलेगा? ब्रह्मास्त्र मिलेगा आपको हमारे YouTube चैनल प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपका ब्रह्मास्त्र पीले येलो कलर में है, और उसी ब्रह्मास्त्र में ये हम वीडियो आपके डाल देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे करते हैं। अब सूत्र कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला। तो छात्रों को प्रॉब्लम थी सर सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। सूत्र देखिए, अब हम फॉर्मूला मेकिंग कर रहे हैं, फॉर्मूला मेकिंग। तो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, आइए जानते हैं फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक। गजब फॉर्मूले की ट्रिक कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, प्रश्न आ जाए, जिंक क्लोराइड का सूत्र लिखो। क्वेश्चन आ जाए जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या करेंगे? इस जिंक का सूत्र पता होना चाहिए कि जिंक का सूत्र कहाँ है। और सुनिए, एक ट्रिक और है, आगे जो लिखा होगा वो धन होगा सदैव, पीछे जो लिखा होगा वो सदैव ऋण होगा। ये बात समझ लो कान खोल के। इसका मतलब आगे वाले को आपको आगे देखना है, तो आगे कहाँ है? ये। पीछे वाले को पीछे देखना है, ये पीछे है। ओके, तो ये प्लस है तो प्लस वाले में देखना। देखिए लिखा है जिंक, लिखा है जिंक, तो जिंक पर कितना प्लस है? चार्ज है 2 प्लस, इसको रट लो। तो इसलिए आपने लिख लिया Zn। तो इसकी संयुक्ता कितनी हो गई आपकी? 2, तो इसलिए 2 लिख दिया। समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये संयोजकता, यहाँ संयोजकता लिखी जाती है। आप चाहो तो ये +2 लिखना, चाहो दोनों में से एक लिखना, चाहो दोनों में से एक लिखेंगे, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते +2। ये 2 प्लस आप यहाँ लगा सकते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। अब क्लोराइड का सूत्र कहाँ मिलेगा? क्लोराइड का सूत्र यहाँ मिलेगा। देखिए क्लो, देखो किलो, Cl किलो, और राइड है 1 माइनस है, तो इसका मतलब क्लोराइड का सूत्र हो गया आपका Cl 1 माइनस। हो गया। ऐसी रिएक्शन आपको पता लग गया कि ये आपका 2 माला लिए खड़ा हुआ है। ये माला मान लो थोड़ी देर के लिए, ये 2 मालाएं हैं, और ये वाला 1 माला लिए खड़ा हुआ है, और दोनों में संयोग होना है, दोनों की शादियां होनी है। तो कैसे होंगी? ये वाला इसके ऊपर डाल देगा, तो ये ऊपर इसके ऊपर जब डालेगा तो ऐसे ही तो लटक जाएगी, ऐसे लटक जाएगा आकर ये यहाँ पर। समझ गए? तो ये जब नीचे लटकेगा तो ये केवल संकेत, माइनस संकेत कर रहा है कि पीछे लिखा जाना, प्लस संकेत कर रहा है आगे लिखा जाना, इसलिए इनका कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं होता। ये केवल ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं, और अगर प्लस माइनस हटा देंगे तो संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो एक आप लिखेंगे, ना प्लस लिखेंगे ना माइनस लिखेंगे। ओके, ऐसे जब ये 2 इसके ऊपर डालेगा, जब ये 2 इसके ऊपर 2 मालाएं डालेगा तो ऐसे लटक के, और ये नीचे लटक जाएगा, फूल नीचे आ जाएगा, उसका फूल वाला भाग नीचे आ जाएगा, और गले में माला लटक गई। और जैसे ही लटक जाएंगे दोनों आपस में चिपक जाएंगे, पास आ जाएंगे। ओके, ये वाला 2 उठ के यहाँ आ गया, ये वाला उठ के यहाँ, और जब सूत्र पास आ जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा Zn और Cl और 2 ऐसे। तो कोष्टक आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करेंगे तो Zn, कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 का गुणा करेंगे, ये एक ही तत्व है, तत्व अगर एक ही है तो इसका कोष्टक आप हटा सकते हो, और चाहते हो तो कोष्टक लगाना चाह लो। अगर यहाँ 2 तत्व होते, एक और होता O, तो आप कोष्टक लगा रहने देते, कोष्टक को आप तब कभी नहीं हटाएंगे। अगर 2 तत्व मौजूद हैं तो कोष्टक जैसा है वैसा ही आपको लिख देना, ऐसा फिर कोष्टक लिख देना है आपको ऐसा। और अगर एक तत्व है, अकेला है, ये अकेला लिखा हुआ है, जिसमें आयड जुड़ा है, अकेला कैसे पहचानेगा अकेला है? आयड, डा डलिया लगा होगा, डा डलिया। केमिस्ट्री में या तो डा आएगा या टा आएगा। पूरे वर्ल्ड की केमिस्ट्री में, मैं पूरे विश्व की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें नेगेटिव कंपाउंड है तो या तो लास्ट में डा आएगा, देखिए डा 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 डा, या फिर टा आएगा, देखिए टा 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 टा। बस 2 ही नियम है वर्ड में। ओके, याद रखेंगे। तो अगर टा जिसमें आता है, जिसके नाम में टा आएगा तो उसमें 2 लोग होंगे, जिसके नाम में टा आएगा उसमें 2 लोग होंगे, जिसके नाम में टा आएगा उसमें 2 लोग होंगे, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, और जिसके नाम में डा आएगा अकेला होगा, डा आएगा अकेला होगा। ये अपवाद है बस, इसमें 2 लोग हैं फिर भी इसमें डा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों अकेले हैं। ओके, इसलिए ये अपवाद है, इसमें भी कोष्टक आएगा, क्योंकि बेशक इसमें है तो 2, इसलिए इसके बीच में कोष्टक आएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसलिए आप इसमें कोष्टक लगाएं ना, क्योंकि ये अकेला है। देखो ये डा लिखा है इसलिए अकेला है, तो Cl
Cl2। तो इसका सूत्र बना जिंक क्लोराइड का ZnCl2। ऐसे करते हैं, हो गया आसान, बहुत आसान है। ठीक है, एक बार और देख लो, अगर समझ में कम आया तो एक बार और देख लो। अब क्वेश्चन आ जाता है कि अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र लिखो। सभी लोग ध्यान दें, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखो। बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट भी किया करो, लाइक जरूर किया करें। अगर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, तो हमें पता तो लगता है कि आप पढ़ रहे हो। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा तो हम और बनाने का प्रयास करें, अगर नहीं अच्छा लगता तो हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, हम बंद कर देंगे। ये है बेटा, कोई भी चीज़ टीचर हो, आप कोई किसी भी टीचर की बात करेंगे, अगर लाइक करेंगे तो हमें पता भी लगता है आप पढ़ रहे हैं। नहीं लाइक करते हो, ना लाइक करते हो, ना कमेंट करते हो, तो मुझे पता नहीं लगता। इसलिए लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, और अगर वीडियो और अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो दोस्तों को। तो शेयर करने से और बच्चे देखेंगे उसको, अपने भाइयों को। तो अमोनियम कार्बोनेट का सूत्र कैसे होगा? तो अमोनियम का संकेत क्या होगा? आगे है तो प्लस आएगा, प्लस वाला होगा, पीछे है तो माइनस वाला होगा। तो इसको प्लस वाले में देखो, प्लस वाला उधर तो है नहीं, प्लस वाले इधर है, प्लस वाले ढूंढो कहाँ है प्लस वाला। अमोनियम, देखो अमोनियम कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है? आराम से देखो, ये लिखा है, ये लिखा अमोनियम। तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4 एक प्लस। तो यहाँ लगाएंगे NH4 ऊपर एक प्लस, ऐसे करेंगे। समझ में आ गया होगा? अर्थात इसकी संयुक्ता है आपकी एक। अच्छा, और कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? अब कार्बोनेट नेगेटिव वालों में मिलेगा, पीछे है तो पीछे वालों में मिलेगा। देखिए कार्बोनेट कहाँ लिखा है? देखिए कार्बोनेट, ये लिखा कार्बोनेट डबल माइनस। तो कार्बोनेट आपका ये लिखा है, तो आपका कार्बोनेट यहाँ आएगा। तो आप लिखेंगे CO3 2 माइनस। आपके समझ में आ गया होगा? CO3। मैं अभी ऋणायनों को और लिखा दूंगा, अभी ऋणायन आपके कम लिखाए हैं हम, और ऋणायन लिखा देंगे। समझा रहे हैं पहले रिएक्शन, नहीं तो अगर और लिखा दे तो इसको इरेज करना पड़ता, इरेज करेंगे तो आपको समझा नहीं पाते हम, इसलिए हमने ऋणायन और लिखा देंगे। बहुत सारे ऋणायन हैं, 2-4 और, बहुत सारे नहीं, करीब 5-6 ऋणायन और हैं, उनको सीख लेना, बड़े बड़े हैं, इनसे बड़ी बड़ी रिएक्शन हम कर सकते हैं। वैसे इतना ही सीख लो तो भी कोई दिक्कत ना, आपकी 12th क्लास में इतने से ही काम चल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा? तो इसके पास संयोजकता कितनी है? इसके पास संयोजकता होगी, प्लस लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो इसकी संयोजकता 1 होगी। इसकी कितनी संयोजकता होगी? 2। तो हमने बताया प्लस माइनस समझाने के लिए प्लस माइनस ये प्रदर्शित करते हैं कि ये आगे लिखा जाना चाहिए, प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे, बस इतना प्रदर्शित करते हैं, और कोई मतलब नहीं होता है। ये धातु है और ये मतलब ये क्षारीय रूप है और ये अम्लीय रूप है, धातु नहीं है, ये इस समय धातु नहीं है। प्लस जरूर है लेकिन इस पर धातु नहीं है, अपवाद है। जैसे हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन फिर भी ये धातु नहीं है, और सभी धातु हैं। ये 2 अपवाद हैं, याद रखेंगे, ये 2 अपवाद हैं हाइड्रोजन। अब एक नियम के विरुद्ध है बेटा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिकल पे भी। तो अब बैलेंस, अब रिएक्शन कैसे होगी? अब इन दोनों के संयोग कराना है। इसकी माला एक लिए खड़ा है, इसके ऊपर डाल दे, तो इसके ऊपर डालेगा तो ये माला, ये ऊपर माला डालेगा, तो ये 2 लोग हैं। देखो इसके नाम में टा लगा होगा, कार्बोनेट, 2 लोग हैं तो कोष्टक आएगा, तो 2 लोग हैं तो कोष्टक हम लगा सकते हैं, ऐसे लगा दिया तो एक आपका यहाँ आ गया। ऐसे ये 2 वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ। देखिए इसमें भी 2 लोग हैं, ये 2 लोग हैं, सही है बेटा, तो इसमें भी कोष्टक आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। N और H 2 लोग हैं तो ये कोष्टक यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ लटक जाएगा, ऐसे, बस आंसर हो गया। यहाँ से हटके यहाँ आ गया। अब ये दोनों पास पास आ जाएंगे, चिपक जाएंगे, जैसे ही कसेंगे चिपक जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? NH4 का होल ट्वाइस। देखिए इसको तो हम 2 का गुणा करेंगे, इसको तो हटा नहीं सकते, लेकिन 1 का गुणा कर दें तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, इसलिए इसको हम कोष्टक को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। तो इसका सूत्र ये बना NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसको नहीं हटाना क्योंकि ये 2, अगर 1 से ज़्यादा बाहर लिखे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ 1 लिखा हो तो हटा सकते हैं, अगर 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20 कोष्टक से बाहर कुछ भी लिखा हो, उसको आप गुणा करके हटाना मत, ऐसा मत लिख देना, ऐसे नहीं लिखा जाता। इसका इसमें गुणा N2H8 ऐसे मत कर, लिखना नहीं जाता है तो ये भी सही, और CO3 ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है, ये भी सही है, लेकिन लिखा नहीं जाता, लिखने का नियम नहीं है, क्योंकि इससे ये प्रदर्शित होता है कि हाँ ये अमोनियम लिखा है। अगर ऐसे लिख दोगे तो नाम भी आप नहीं याद कर पाओगे। देखो NH4 लिखा तो अमोनियम लिखा है, ऐसे फ़ायदा रहेगा। तो समझ में आ गया होगा।
कंपाउंड को कैसे बनाते हैं। पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से अच्छी प्रकार से समझ में आ भी गया होगा। फिर किसी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ऐसी किसी का भी हम बना सकते हैं। एक बार और देखते हैं, एक बार और देख लेते, लास्ट है क्वेश्चन आ जाए। फेरिक क्लोराइड का सूत्र लिखो। किसका? फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो। तो फेरिक आगे है तो धनायन होगा, धनायन वाली लिस्ट में देखेंगे। तो धनायन कहाँ है? ये है धनायन बहुत सारे। फेरिक कहाँ लिखा? ये लिखा फेरिक, ये लिखा फेरिक। फेरिक को आयरन भी नाम से जाना जाता है। तो फेरिक लिखा है, तो फेरिक का सूत्र क्या होता है? Fe3+। तो आप लिखेंगे Fe3+। 3+ ऐसे बिखेर कर लिख दो, चाहे इकट्ठा लिख दो। क्लोराइड का संकेत क्या होता है? क्लोराइड, क्लोराइड कहाँ मिलेगा? पीछे ये लिखा क्लोराइड, क्लोराइड Cl-, तो Cl-। ओके, अब सूत्र बनाओ। तो इसका 1 यहाँ और इसका 3 यहाँ, तो क्या बनेगा? Fe। 1 यहाँ आ जाएगा तो 1 का तो गुणा होता है, 1 × 1 वही रहता है, तो इसलिए एक लिखना चाहो लिखो, नहीं रहने दो। Cl यहाँ लिख सकते हो, तो Cl कोष्टक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें आयड लिखा है, अकेला है, अकेला है तो आयड है, तो इसलिए आप 3 को यहाँ पीछे लटका दो ऐसे। ओके, तो ये 3 उठकर इसके पीछे आ जाएंगे। देखो पीछे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, तो FeCl3। तो इसको कहते हैं फेरिकुलर। ये सूत्र बन के तैयार हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब इसकी आपको रिएक्शन, अब रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन कितनी आसान होती हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको रिएक्शन में हम रिएक्शन के रूप में कैसे करेंगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।